प्रिय व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज आपका स्वागत करता है। हमारा आज का विषय हिंदी व्याकरण है। आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न हल करेंगे। ये आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट है। भाग 5, 4 भाग हो चुके हैं। पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप पहले के प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से प्रश्नों को देखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हो सकता है आपकी आने वाली परीक्षा में यही प्रश्न आ जाए। आपको अच्छे से समझाया जाएगा। आप अंत तक अवश्य बने रहिए। ज़्यादा समय की वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट आप दे ही सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि आपके कितने सही हैं, आप कितना सही कर रहे हैं। और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। अंदर छिपा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंदर छिपा हुआ ये वाक्यांश है हमारे पास। ये इसका जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं उसका चयन करना है। क्या होगा? अंतर्निहित होगा, या अंतर्ज्ञान होगा, या अंतर्यामी होगा, या अंतःकरण होगा। इन चारों में से कोई एक है। क्या होगा? अब जल्दी से सोचिएगा और फिर लॉक कीजिएगा। क्या लॉक करोगे? जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। अंदर छिपा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा सही है? चलिए, समय समाप्त हुआ और इसका सही है अंतर्निहित। अंदर छिपा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अंतर्निहित। क्या आपका भी यही था? यही था तो बहुत अच्छा, आप अच्छे कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है आपके सामने। निम्न में से कृति का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? रचना, कुशल, या किया हुआ, या खरीदा हुआ, क्या है कृति? ठीक है, क्या अर्थ है इसका? सोचिएगा और फिर लॉक कीजिएगा। सोच लिया होगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, बहुत ही आसान है। कृति का अर्थ होता है रचना। क्या होता है? रचना। अच्छा, एक शब्द लिखती हूँ मैं आपके सामने अभी। देखिए, ये कृति है और ये कृति, बड़ी ती, इसका अर्थ क्या है? अगर परीक्षा में आ जाए, दोनों आ जाए, कृति और कृति, बड़ी आ जाए छोटी की आ जाए, अंतर बताना है आपको। अर्थ बड़ी और छोटी ई के लगाने से ही अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। इस कृति का अर्थ हो गया रचना। इसका क्या अर्थ होगा? जहाँ बड़ी ई है, दीर्घ ई है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कुशल। क्या होगा? कुशल होगा। ठीक है, कुशल हो जाएगा तब। इस कृति का अर्थ तो रचना ही है। क्या है? रचना। लेकिन अगर ये करते हैं हम, क्या करते हैं? बड़ी ई लगाते हैं, दीर्घ ई लगाते हैं, तब क्या हो जाएगा? कुशल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से जगत का अर्थ है। जगत, जगत का अर्थ क्या है? 4 विकल्प हैं। कुएं के चारों ओर का चबूतरा, या संसार, या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जगत का अर्थ क्या है हमें बताना है। और सभी को पता है जगत का अर्थ क्या होता है, पता है ना? क्या होता है? संसार। क्या होता है? संसार। और यदि आप यहाँ पे संसार कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस जगत का अर्थ है कुएं के चारों ओर का चबूतरा। कुआं बनाते हैं, उसके चारों ओर जो ऊंचे स्थान होता है, चबूतरा बोलते हैं जिसको, वो होता है यहाँ पे जगत का अर्थ, कुएं के चारों ओर का चबूतरा। और मैं लिख दूं अगर जगत, ठीक है, यहाँ पे मैंने तय के नीचे हलंत लगा दिया। क्या लगाया? हलंत लगाया। अब इस जगत का अर्थ क्या हो गया? संसार हो गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी बात है, और हलंत से ही अर्थ परिवर्तन हो गया है। अगर जगत हलंत के साथ आता है तब क्या हो जाएगा? संसार।
और बगैर हलंत के आता है जैसे ये दिया हुआ है, तब होगा कुएं के चारों ओर का चबूतरा। ठीक है, छोटी सी जानकारी थी, बहुत काम की थी और ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने कुएं के चारों ओर का चबूतरा किया था तब आपका बहुत अच्छा है, और अगर संसार किया था तब आपका गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? कुएं के चारों ओर का चबूतरा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कुंजर का पर्यायवाची शब्द है। कुंजर का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या है? बाल है, हिरण है, गधा है या फिर सांप है? कुंजर, कुंजर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सोचिएगा और जल्दी से चयन कीजिएगा। सही विकल्प पे क्लिक कीजिए, लॉक कीजिए। क्या है कुंजर का पर्यायवाची शब्द? इनमें से चारों में से कौन सा है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है। और कुंजर का पर्यायवाची है बाल। बिल्कुल सही है। क्या है? बाल। ठीक है, कुंजर का पर्यायवाची है बाल। अगला है, अधोगति का विलोम शब्द क्या है? अधोगति, ऊर्ध्व गति, परगति, अधोगति, अधगति। क्या होगा अधोगति का विलोम शब्द? सोचो। अधगति नहीं, ये गलत होगा। क्या होगा? ऊर्ध्व गति। अधोगति का विलोम होगा ऊर्ध्व गति। ठीक है, क्या आपका यही था? यही था तो बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से दंड का तद्भव शब्द क्या है? दंड का तद्भव शब्द क्या है? दंड, सजा, डंडा, दंड बैठक या फिर कोई नहीं। दंड का तद्भव शब्द। देखिए तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर, बिगड़कर, बदलाव होके हिंदी में प्रयोग होते हैं। वो होते हैं, क्या होते हैं? तद्भव शब्द। तत्सम वो होते हैं जो कि तो हिंदी में लिए गए हैं। अब दंड का तद्भव क्या होगा? आपका विकल्प कौन सा है? सजा, सजा। यदि सजा करोगे तो आपको सजा मिलेगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपका गलत हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है डंडा। दंड का तद्भव होगा डंडा। ठीक है, डंडा कीजिएगा, सजा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पे ध्यान दीजिएगा। शब्द क्या है? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 2 हैं? कितने भेद है ये बताना है। और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से हैं। ये आपके प्रश्न में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन कौन से भेद है। कितने भेद है आपने अभी तक नोट कर लिया होगा, क्लिक कर दिया होगा, लॉक कर दिया होगा। और मैं भी लॉक कर देती हूँ। अभी हैं शब्द के 3 भेद व्युत्पत्ति के आधार पे। कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से हैं? रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार, जिसको हम रचना भी बोलते हैं, बनावट भी बोलते हैं। बनावट के आधार पे भी यही 3 है, रचना के आधार पे भी यही 3 है और व्युत्पत्ति के आधार पे भी 3 है। व्युत्पत्ति कह सकते हो, रचना कह सकते हो और बनावट कह सकते हो। इसके आधार पे शब्द के कितने भेद है? 3 भेद है। ठीक है, अगर ये आ जाए रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद है, तब भी 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और बनावट के आधार पे शब्द के भेद कितने, तब भी यही होगा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और व्युत्पत्ति तो आपको दिया ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे, जालिम शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जालिम शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मैं बता दूं, जालिम जो शब्द है वो विशेषण शब्द है, और जो भाववाचक संज्ञा विशेषण शब्दों से भी बनती है। तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जालिमता होगी या जुल्म होगा या जालिमपन होगा या जाहिल होगा? क्या होगा जालिम शब्द की भाववाचक संज्ञा? क्या होगा? जुल्म। क्या होगा? जुल्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकता भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? एकता जो है शब्द है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब ये बना किससे है? विशेषण से बना है, क्रिया से, सर्वनाम से या जातिवाचक संज्ञा से?
देखिए, जो भाववाचक संज्ञा विशेषण से भी बनती है, क्रिया से भी बनती है, सर्वनाम से भी बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है और अव्यय शब्दों से भी बनती है। 5 तरह से बनती है, ठीक है? तो इनमें से जो एकता है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये बना किससे, हमें ये बताना है। और आपने सोच लिया होगा अभी तक, किससे बना है? सही उत्तर है, क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। विशेषण से बना है भाववाचक संज्ञा एकता। विशेषण क्या है? एक। क्या है? एक। और एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है? संख्यावाचक विशेषण है, उसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। एक से एकता हो गया। क्या हो गया? एकता, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू का बहुवचन क्या है? आंसू का बहुवचन क्या है? आंसुओं, आंसुए, आंसू या फिर आंसू? आंसू, ठीक है? क्या है, हमें ये बताना है। आप क्या करोगे? आंसुओं करोगे, है ना? क्या ये यही सही होना चाहिए? कर दे आंसुओं। सही है? सही है? सही है आपका? नहीं, ये गलत है। क्या है? गलत है। आंसू का बहुवचन सदैव क्या रहता है? आंसू ही रहता है। आंसू का बहुवचन हमेशा आंसू रहेगा। उसके आंसू निकल आए, वाक्य प्रयोग करिए और फिर देखिए आंसू का बहुवचन क्या रहेगा? आंसू ही रहेगा। और ये नवोदय की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था, बिल्कुल सही है। आंसू का बहुवचन हमेशा हमेशा क्या रहता है? आंसू ही रहता है। उम्मीद करती हूँ ये आपके 10 के 10 प्रश्न सही होंगे। यदि सही है तो आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका हिंदी व्याकरण बहुत अच्छा है। नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा अच्छा। इसी तरह आप देखते रहिएगा, सहयोग स्नेह साथ बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो।